से संबंधित निश्चयवादी विचारधारा के बारे में बात करी थी। आज हम बात करेंगे संभववादी विचारधारा के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि संभववाद होता क्या है, तो संभववाद जो है उसका अर्थ है कि प्रकृति ने वातावरण के द्वारा मनुष्य को कुछ संभावनाएं प्रस्तुत करी हैं और मानव अपने चयन द्वारा इन संभावनाओं का प्रयोग करना चाहे तो कर सकता है और उनका प्रयोग करके वो अपने जीवन के ढंग, अपने आर्थिक और सामाजिक प्रारूप को निश्चित कर सकता है। अर्थात जिस प्रकार निश्चयवादी विचारधारा में मनुष्य की अपेक्षा पर्यावरण को अधिक महत्व दिया जाता था भूगोलवेताओं के द्वारा, उसी तरह संभववादी विचारधारा के जो प्रचारक हैं, जो प्रवर्तक हैं, उन्होंने प्रकृति की अपेक्षा मानव को अधिक महत्व दिया और मानव पर्यावरण के जो संबंध हैं उसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो अधिक क्रियाशील, अधिक प्रभावी है। वो अपने संभावनाओं को प्रयोग करने में वो अपनी क्षमता, अपनी छांट चयन की जो उसकी शक्ति है उनका प्रयोग करके वो प्राकृतिक वातावरण के द्वारा जो उसको संभावनाएं प्रस्तुत की जाती हैं, प्रदान की जाती हैं, उनका उपयोग करने में वो स्वयं निर्णायक होता है। 18वीं 19वीं शताब्दी में निश्चयवादी विचारधारा जो है वो अधिक प्रचलित थी और 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक निश्चयवादी विचारधारा का प्रभाव था, किंतु 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही जो फ्रांसीसी भूगोलवेता थे उन्होंने मानव पर्यावरण के संबंधों में मानव को अधिक महत्व देते हुए संभववादी विचारधारा का प्रचार किया। इस प्रकार 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं ने मानव की स्वतंत्रता और उसकी कार्यकुशलता पर बल दिया और मनुष्य पर प्राकृतिक शक्तियों का नियंत्रण बताने वाली नियतिवादी विचारधारा की उन्होंने कड़ी आलोचना करी और कहा कि मनुष्य जो है वो अपने क्रियाकलापों के द्वारा प्राकृतिक भूदृश्य में परिवर्तन करता है और सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। ये जो संभववादी विचारधारा है ये मानव और पर्यावरण के पारस्परिक संबंध की व्याख्या में मनुष्य को, मानव को, उसके प्रयत्नों को, उसकी क्रियाओं को अधिक महत्व देती है। इस विचारधारा के अनुसार विचारकों का या भूगोलवेताओं का कहना था कि मनुष्य पर्यावरण का दास ना होकर के स्वयं अपनी बौद्धिक क्षमता से उसका प्रयोग करता है। यह विचारधारा निश्चयवाद विरोधी थी और इसमें मानव को पर्यावरण से सर्वोच्च माना गया और उसे पर्यावरण में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करने वाला भौगोलिक कारक स्वीकारा गया। इसमें मनुष्य के प्रयत्नों तथा क्रियाकलाप को प्रधानता दी गई और इस प्रकार मनुष्य के प्रयत्नों और क्रियाकलापों को प्रधानता देने वाली विचारधारा ही संभववादी है, जिसमें मनुष्य को प्राकृतिक पर्यावरण की अपेक्षा अधिक महत्व दिया गया। इस विचारधारा में मानवीय चयन को प्रधानता दी गई और इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति केवल सीमाएं निर्धारित करती है और मानव उन सीमाओं के अंदर संभावनाओं का प्रयोग करके अपनी चयन की क्षमता के अनुसार अपने जीवन की क्रियाओं को निर्धारित करता है। इन विचारकों का कहना था कि मानव प्रकृति का दास नहीं है, वह प्रकृति को बदल सकता है। उसने अपने विवेक और कुशलता से अनेक प्राकृतिक तत्वों पर विजय प्राप्त कर ली है। ये तो बात हुई कि संभववादी विचारधारा है क्या। अब अगर हम देखें कि संभववादी विचारधारा का विकास कहाँ पर हुआ और कौन इसके प्रवर्तक कहलाए, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी जैसा कि मैंने बताया था कि संभववाद का जन्म और विकास जो है वो 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुख्य रूप से फ्रांस में हुआ था। लुसियन फेब्रे जो भूगोलवेता हुए हैं उन्होंने संभववाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में, जिसको कि उन्होंने 1925 में लिखा था, प्रस्तुत किया। उसके बाद विडाल डी ला ब्लाश फ्रांसीसी भूगोलवेता हुए हैं, इनको संभववाद का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत में मानव पर्यावरण संबंधों में संभववादी उपागम के विकास का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। नियतिवादी भूगोलवेताओं के समान ही संभववादी भूगोलवेताओं ने भी कुछ नारों का, कुछ उक्तियों का प्रयोग किया, जो कि मुख्य रूप से निश्चयवादी विरोधी नारे थे। इसमें इन्होंने कहा कि मानव की प्रकृति पर विजय, मानव द्वारा प्रकृति पर नियंत्रण,
मानव को सर्वत्र चयन की सुविधा आदि विभिन्न नारों का इन भूगोलवेताओं ने प्रयोग किया। विभिन्न भूगोलवेताओं के विचारों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं लूसियन फेब्रे के विचारों के बारे में। लूसियन फेब्रे के अनुसार मानव का पर्यावरण में वही महत्व है जो कि अन्य तत्वों का होता है, जैसे कि जलवायु, वनस्पति, मृदा आदि। मनुष्य को सर्वत्र विद्यमान संभावनाओं का स्वामी माना है इन्होंने, और इन्होंने कहा कि वह अपनी आवश्यक संभावना का चयन अपने कुशाग्र बुद्धि से करता है। लूसियन फेब्रे ने कहा कि मनुष्य की पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं रह सकता। कहीं कोई अनिवार्यता नहीं होती है, किंतु प्रत्येक जगह संभावनाएं मौजूद रहती है, विद्यमान रहती हैं, और मनुष्य इन संभावनाओं के स्वामी के रूप में इनके प्रयोग करने में वो निर्णायक की भूमिका निभाता है। विडाल डी ला ब्लाश के विचारों के बारे में बात करें तो उन्होंने कहा कि नेचर इज़ नो मोर देन एन एडवाइज़र। उन्होंने कहा प्रकृति जो है वो एक सलाहकार से अधिक कुछ नहीं है। ब्लाश का कहना है कि मनुष्य प्रकृति के परामर्श को मानने के लिए बाध्य भी नहीं है, वह प्रकृति में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक अनुकूल परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। ब्लाश ने मनुष्य को प्राथमिकता देते हुए कहा कि मनुष्य स्वयं समस्या और हल दोनों ही है तथा प्रकृति उसकी उपदेशिका मात्र है। संभावनाओं के चयन में मनुष्य नियंत्रित नहीं है, बल्कि वह स्वतंत्र है और वह भौतिक पर्यावरण को परिवर्तित करके सांस्कृतिक पर्यावरण का सृजन करता है, ऐसा ब्लाश महोदय का कहना है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे मानव के ज्ञान, विचार, सामाजिक कार्यों का विकास होता है, वैसे वैसे प्रकृति के तत्वों को नवीन महत्व प्रदान किया जाता है। इनके बाद आते हैं जीन ब्रून्स। जीन ब्रून्स जो हैं वो विडाल डे ला ब्लाश के ही शिष्य थे और ये फ्रांसीसी भूगोलवेता हुए हैं। इनके अनुसार प्राकृतिक वातावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की जाती हैं और मनुष्य यद्यपि इन सीमाओं को लांघ तो नहीं सकता, तथापि उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। पर्यावरण की सीमाओं को स्वीकार करते हुए और मनुष्य की क्षमता को महत्व देते हुए ब्रून्स ने कहा कि पर्यावरण जो है वो एक सीमा का कार्य करता है और अवरोधक शक्ति माना है उस पर्यावरण को इन्होंने। और इन्होंने कहा कि पर्यावरण जो है वो सीमा निर्धारित करता है, अवरोधक है वो, लेकिन वो नियंत्रणकारी नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी नहीं है, बल्कि क्रियाशील प्राणी है जो पर्यावरण को परिवर्तित करने में सतत प्रयत्नशील रहता है। ब्रून्स ने कहा कि मानव को अपने पर्यावरण में रहकर कार्य करना पड़ता है। इसका अर्थ यह कभी भी नहीं है कि वह वातावरण का दास है। फिर हम डिमांजिया की बात करें तो डिमांजिया महोदय ने कहा कि मानव क्रिया को इन्होंने महत्व देते हुए मनुष्य द्वारा पर्यावरण के रूपांतरण के ढंग को बतलाया है। इन्होंने कहा जैसे परिवहन के साधन, पाताल तोड़ कुएं, नदियों के ऊपर बांध और पुल आदि बनाना मानव की क्रियाशीलता का वातावरण के रूपांतरण के परिचायक हैं। इन्होंने कहा कि उर्वर मिट्टी में तब तक अच्छी खेती नहीं हो सकती जब तक कि मनुष्य जो है वो अपनी शक्ति और तकनीकी का प्रयोग नहीं करे। किरचॉफ महोदय जो है उन्होंने तो यह कहा कि मनुष्य ऐसी मशीन नहीं है जिसकी अपनी कोई इच्छा ना हो। कार्ल सावर जो हुए हैं उन्होंने कहा कि मानव जो है वो प्राकृतिक भूतल को प्रारंभ से ही परिवर्तित करता रहा है और प्रकृति कुछ सीमाएं अवश्य निर्धारित करती है, परंतु वहाँ भी मानव के लिए संभावनाएं और चयन की सुविधाएं रहती हैं। ईशा बॉमेन जो कि अमेरिकी भूगोलवेता थी, इनकी बात करते हैं तो इन्होंने अपनी बुक द पायनियर फ्रिंज में कहा है कि मनुष्य अपने क्रियाकलापों के चयन के लिए स्वतंत्र है, ना कि प्रकृति के नियंत्रण में। हीगल जो हुए हैं उन्होंने कहा कि मेरे सामने वातावरण निश्चयवाद की बात मत करो। जहाँ पहले यूनानी लोग निवास करते थे वहाँ पर आज तुर्क लोग रहते हैं। यही तथ्य इस मामले को समायोजित कर देता है। सारांश में हम कह सकते हैं कि इन भूगोलवेताओं के विचारों से ये आभास होता है कि मानव निरंतर प्रकृति पर विजय प्राप्त करता रहा है। इसलिए संभववादी भूगोलवेता कहते हैं कि मानव वातावरण का दास नहीं है, बल्कि विजेता है और वह जो चाहे वह कर सकता है। मनुष्य में इतनी शक्ति और कौशल विद्यमान है कि वह प्रकृति के नियंत्रण में नहीं रह सकता है, क्योंकि वह प्रकृति को अपनी आवश्यकता के अनुरूप
मोड़ लेने या परिवर्तित करने में समर्थ है। मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह अपनी क्षमता तथा विवेक से सब कुछ संभव करने में समर्थ है। इतना अवश्य है कि मनुष्य प्रकृति से सहयोग प्राप्त करता है और उससे प्रभावित भी हो सकता है, किंतु उसके नियंत्रण में कदापि नहीं है। लेकिन संभववादी विचारधारा जो है वो भी निश्चयवादी विचारधारा की तरह अतिशयोक्तिपूर्ण थी, इसीलिए इसकी भी आलोचनाएं की गई। और अगर हम संभववादी विचारधारा की आलोचनाओं के बारे में बात करें तो संभववादी विचारक जो थे उन्होंने मनुष्य को सर्वशक्तिमान और प्रकृति का विजेता सिद्ध करने का प्रयास किया, जो निश्चय ही अतिशयोक्तिपूर्ण है। उन्होंने प्रकृति पर प्रत्यक्ष प्रहार किया, जिस कारण उन्हें अनेक स्थानों पर आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। वास्तव में मनुष्य पर्यावरण का अभिन्न अंग है और उसके प्रभावों से वो पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है। मनुष्य ने विज्ञान और तकनीकी का विकास चाहे कितना ही कर लिया हो, परंतु वह प्रकृति के प्रभावों से एकदम छुटकारा नहीं पा सकता है और उस पर अपना पूर्ण आधिपत्य भी स्थापित नहीं कर सकता है। इसकी आलोचनाएं जो हुई है संभववादी विचारधारा की, इनमें हम देखते हैं तो सबसे पहले मनुष्य की स्वतंत्रता अपरिमित नहीं है बल्कि सीमित है और वह प्रकृति की पूर्ण अवहेलना और अपनी मनमानी नहीं कर सकता। फेब्रे महोदय जो कि जिन्होंने संभववादी शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले, उन्होंने स्वयं कहा है कि मनुष्य अपने पर्यावरण के प्रभावों से कभी भी पूर्ण रूपेण स्वतंत्र नहीं रह सकता। जीन ब्रून्स जो कि संभववादी भूगोलवेता थे, उन्होंने ही कहा क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है वह पृथ्वी पर निर्भर करता है। कुमारी सैम्पुल निश्चयवादी भूगोलवेता हुई हैं। इन्होंने कहा कि मनुष्य अपने द्वारा प्रकृति की विजय की डींगे हाँकता फिरता है, जबकि प्रकृति शांत रहकर भी मानव पर निश्चित प्रभाव बनाए रहती है। संभववादी विचारकों द्वारा मानव को प्राकृतिक परिवेश के संदर्भ में स्वेच्छाचारी स्वीकार करने के कारण उनका विरोध किया गया। ग्रिफिथ टेलर जिन्होंने की नव निश्चयवादी विचारधारा दी, आगे चल के उन्होंने कहा कि मानव न तो प्रकृति का दास है और न ही स्वामी। मानव के कार्य करने की क्षमता जो है वो भी सीमित है। इस प्रकार संभववादी विचारधारा की भी विभिन्न भूगोलवेताओं ने आलोचनाएं करी और इसके बाद निश्चयवादी और संभववादी दोनों विचारधाराओं की आलोचनाएं हुई और जो भूगोलवेता थे उन्होंने वापस से मानव और पर्यावरण के संबंधों के बारे में चिंतन किया, मंथन किया और फिर एक नवीन विचारधारा अस्तित्व में आई, नव निश्चयवादी विचारधारा, जिसके बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज संभववादी विचारधारा के बारे में हमने बात करी। आई होप आप सबको ये समझ में आई होगी। संभववादी विचारधारा हमारी इसके साथ पूरी होती है और नेक्स्ट लेक्चर में हम नव निश्चयवादी विचारधारा जो कि मानव पर्यावरण के संबंधों से संबंधित अंतिम विचारधारा है के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।